बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 17 का। और हमारा इस लेक्चर के अंदर जो टॉपिक है वो है वर्किंग सबस्टेंस ऑफ हीट इंजन, या आप इसको ऐसे भी कहें कि वर्किंग ऑफ हीट इंजन, या आप इसको ऐसे कहें कि भाई हम समझेंगे कि हीट इंजन किस तरह काम करती है। लेकिन काम किस तरह करती है हीट इंजन, ये पढ़ने से पहले हम ये समझें कि हीट इंजन है क्या, हीट इंजन क्या काम करती है। तो हीट इंजन जो है, हर एक ऐसी चीज को हम हीट इंजन कहेंगे जो हीट एनर्जी हम उसको दें और उसी हीट एनर्जी को यूज करते हुए वो कुछ ना कुछ यूजफुल काम करे, वो कुछ ना कुछ मैकेनिकल एनर्जी में उस हीट इंजन को एनर्जी को कन्वर्ट करे। तो ऐसी चीज को हम हीट इंजन कहेंगे, या ऐसी डिवाइस को हम हीट इंजन कहेंगे। तभी हमने लिखा है कि एनी डिवाइस that transforms or converts heat into the mechanical energy is called heat engine। मैकेनिकल एनर्जी को हम वर्क भी कहते हैं, तो इसी वजह से आप इस डेफिनेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि एनी डिवाइस और एनीथिंग व्हिच कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू द वर्क एनर्जी इज कॉल्ड हीट इंजन। अब ये जो हीट इंजन है, ये किस तरह बनी हुई है, ये कौन से एसेंशियल कंपोनेंट्स की कंस्ट्रक्टेड है। तो हम इसी वजह से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि जो हीट इंजन है वो किन किन चीजों की बनी हुई है। सबसे पहले हीट इंजन का जो पहला हिस्सा होता है, जो टॉप मोस्ट हिस्सा होता है, हम उसको हीट रिजर्वायर कहते हैं, या आप उसको फर्नेस कहें, या आप उसको हॉट बॉडी कहें। एक हिस्सा उसका ये होता है। दूसरा एसेंशियल कंपोनेंट जिसकी हीट इंजन बनी हुई होती है वो होता है उसका वर्किंग सबस्टेंस। तीसरा हिस्सा जिसकी हीट इंजन बनी हुई होती है वो होता है कोल्ड रिजर्वायर, या कंडेंसर, या सिंक। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो हमारा नहीं देखा तो वो जरूर देखें, क्योंकि उसकी मदद से हम आगे कुछ चीजें समझने वाले हैं जो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आपको हो सकता है कुछ एम्बिग्यूटीज हों। अगर ना भी हो तो आप वो वीडियो जरूर देखें, ताकि आपको इस चैप्टर से पहले या चैप्टर के जो इनिशियल कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको आराम से और आसानी से समझ आ जाए। और आपसे दूसरी रिक्वेस्ट ये भी है कि आप दोस्तों के साथ इस चैनल को जरूर रिकमेंड करें, ताकि वो भी इन लेक्चर से मुस्तफीज हो सके। तो अब हम चलेंगे कि भाई इसका जो ये हीट रिजर्वायर वाला पहला हिस्सा है, दूसरा हिस्सा जो ये वर्किंग सबस्टेंस वाला है, तीसरा हिस्सा जो ये कोल्ड रिजर्वायर या कंडेंसर हिस्सा है, ये करते क्या है। पहला हिस्सा जो हीट रिजर्वायर है, इसका काम होता है कि हीट एनर्जी को सप्लाई करे वर्किंग सबस्टेंस में। दूसरा जो हिस्सा वर्किंग सबस्टेंस है, इसका काम होता है कि परफॉर्म वर्क बाय कंज्यूमिंग हीट एनर्जी। इसका काम होता है कि जो इसको हीट एनर्जी दी जाएगी उस हीट एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए कुछ ना कुछ काम करेगा। पिस्टन को मूव करेगा, गाड़ी के इंजन को चलाएगा, और रेल गाड़ी को चलाएगा। स्टीम इंजन जो है वो रेल गाड़ी को चलाती है। तो इसका ये काम होता है कि कुछ ना कुछ वर्क करे। जो तीसरा हिस्सा ये कोल्ड रिजर्वायर वाला होता है, इसका ये काम है कि जो बची खुची एनर्जी है, जो कुछ एनर्जी वर्क में इस्तेमाल नहीं हुई, जो एनर्जी बच गई, वो आपकी आती है कोल्ड रिजर्वायर में, या कंडेंसर इसका नाम है, या फिर आप इसको सिंक कहें तो इसमें आती है। तो ये हो गए अब तीनों के काम। टेम्परेचर जो आपका हॉट रिजर्वायर का होता है उसको आप T1 कहते हैं। टेम्परेचर जो आपका कोल्ड रिजर्वायर का होता है वो T2 होता है। ये टेम्परेचर हमेशा कम होता है और T1 का टेम्परेचर हमेशा हाई होता है। इसी तरह जो Q1 हीट है वो सप्लाई की जाती है, Q1 हीट जो है वो हम देते हैं, इसी वजह से आप इसको कहेंगे ये पॉजिटिव है। इन द सेम वे जो Q2 एनर्जी है, ये सिस्टम से बाहर निकल रही है, सिस्टम से इजेक्ट हो रही है, तो ये Q2 आप कह सकते हैं कि एनर्जी नेगेटिव है। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव साइंस हम क्यों दे रहे हैं, ये आप अगर समझना चाहते हैं तो हमारा जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के अंदर हमने साइन कन्वेंशन पढ़ा है, लेक्चर नंबर 5 होगा या लेक्चर नंबर 6, वो आप जरूर जाकर समझें, ताकि आपको ये पता हो कि वर्क पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव कब होगी, नेगेटिव कब होगी, हीट पॉजिटिव कब होगी, नेगेटिव कब होगी, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव फिजिक्स में क्यों है, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव केमिस्ट्री में क्यों है। तो ये आपके कॉन्सेप्ट हो सकता है कि मिंगल हो, इसी वजह से वो लेक्चर्स आप जरूर देखें, आपको बहुत फायदा देंगे। उसके उसके बाद बाद हम आते हैं कि भाई इस हीट इंजन की जो वर्किंग है वो किस तरह है। हीट इंजन की जो वर्किंग है वो भी तीन चीजों पर मुश्तमिल है। सबसे पहले इस वर्किंग सबस्टेंस का जो काम है वो है कि हीट को ले, यानी हीट को एब्जॉर्ब करे।
हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद इस वर्किंग सब्सटेंस का दूसरा काम है कि उस हीट में से कुछ ना कुछ काम करे, कुछ ना कुछ वर्क करे, कुछ ना कुछ एनर्जी को यूटिलाइज करे। तीसरा इसका काम यह है कि जो एनर्जी बचेगी उस एनर्जी को बाहर निकाले, उस एनर्जी को इजेक्ट करे। इसी वजह से इसका जो पहला काम है, पहली वर्किंग है कि हीट को एब्जॉर्ब करेगा, दूसरा काम है कि वो कन्वर्ट करेगा उस हीट को वर्क में, तीसरा काम है कि वो जो हीट बची उसको रिजेक्ट करे। जो हीट वो लेगा उसको आप कहेंगे हीट एब्जॉर्प्शन यानी Q1। वो ले रहा है, वो गेन कर रहा है, इसी वजह से पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि इट एब्जॉर्ब्स द हीट फ्रॉम हायर टेम्परेचर सोर्स सच एज फर्नेस। यहाँ जो हायर टेम्परेचर होगा, ये जो फर्नेस होगा या जो ये हीट सप्लाई वाली चीज होगी, उसमें से हीट को ये सिस्टम क्या करेगा, अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा। दूसरा काम क्या होगा, कन्वर्जन टू वर्क। some part of absorbed heat energy is converted into mechanical work। कुछ जो हीट वो एब्जॉर्ब करेगा वो उसको वर्क करने में उसको यूटिलाइज करेगा। भाई इसने हीट को एब्जॉर्ब, पहला काम था हीट को ले, दूसरा काम है इसी हीट को इस्तेमाल करते हुए इसके पिस्टन को मूव करे, इंजन को चलाए, वर्क करे। तीसरा काम यह है कि जो हीट एनर्जी बची उस हीट एनर्जी को बाहर निकाले। तो हम कहेंगे कि हीट रिजेक्शन, जिस तरह आप देखते हैं साइलेंसर्स होते हैं गाड़ियों में, जिनमें से जो बची कुछ एनर्जी होती है वो उनमें से बाहर निकलती है, तो हम कहते हैं हीट रिजेक्शन है Q2। तो नॉट ऑल द हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। रिमेनिंग हीट Q2 इज रिजेक्टेड टू एनवायरनमेंट और कोल्ड रिजर्वायर। तो बची खुची जो एनर्जी होती है वो बाहर एनवायरनमेंट में निकाल देता है। बाहर का एनवायरनमेंट बाइक इंजन के लिए कोल्ड रिजर्वायर है, कंडेंसर है, सिंक है, क्योंकि एटलीस्ट बाहर का एनवायरनमेंट हीट की गर्मी से ज्यादा ठंडा है। तभी हम बाहर के एनवायरनमेंट को ठंडा कह रहे हैं, हीट की इंजन की गर्मी को हम ज्यादा हाई कह रहे हैं। अब हम इस चीज पर आते हैं कि भाई यहाँ पर जो हीट एनर्जी जाया हुई, इसी वजह से Q2 को आप नेगेटिव कहेंगे, Q1 आपकी जो है पॉजिटिव होगी क्योंकि वो एनर्जी ले रहा है। अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक हमें इस लेक्चर से पहले डिस्कस किया था कि वो ये कहता है कि कभी भी सारी की सारी हीट एनर्जी आपकी वर्क में कन्वर्ट नहीं होगी। कुछ उसका फॉर्म, कुछ इसका हिस्सा हमेशा हमेशा जाया होगा। उसी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को यहाँ आप देखें इस चीज ने ओबे किया है कि कुछ फॉर्म ऑफ एनर्जी, some part of absorbed heat energy is converted into mechanical work, remaining heat Q is rejected in the environment। तो यहाँ भी हमने ये चीज साबित कर ली कि कुछ हीट एनर्जी वर्क में, यूजफुल वर्क में इस्तेमाल होगी, बकाया जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, इजेक्ट हो जाएगी, एग्जॉस्ट हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तभी हम कह रहे हैं कि हीट रिजेक्शन इज नेसेसरी अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। तभी इस हीट इंजन ने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को यहां पर ओबे किया। अब हम आते हैं कि और यही रीजन है हीट इंजन को सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक वाले टॉपिक में पढ़ने का भी, कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक कहता है कि एनर्जी जाया होगी, और हीट इंजन कहती है कि भाई मुझे तो बिल्कुल खुशी है, मैं तो जाया करूंगी, और हीट इंजन ने जाया किया। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक ने कहा कि ऐसा होगा, तो ये दोनों आपस में हो गए सेटिस्फाई। तभी हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक वाले चैप्टर के अंदर हम हीट इंजन को पढ़ रहे हैं। अगर ये इससे रिलेटेड ना होती तो फिर हम उसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक वाले चैप्टर में ही पढ़ लेते। अब हम आते हैं कि भाई ये जो आपकी इंजन के अंदर जहां से हीट आ रही है, जिस पाइप से हीट आ रहा है, जिस पाइप से आपका तेल आ रहा है, उसकी एरिया के ऊपर, उसके क्रॉस सेक्शन के ऊपर या उस पाइप के क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तभी हम कहते हैं कि हीट एब्जॉर्ब्ड Q1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन ऑफ इनकमिंग पाइपलाइन। ये जो पाइपलाइन है इनकमिंग पाइपलाइन है इंजन की तरफ, ये इंजन है ना, इस इंजन की तरफ जो पाइप आ रहा है ये इनकमिंग पाइप है। इस इंजन से जो पाइप बाहर निकल रहा है साइलेंसर की सूरत में, ये आउटगोइंग पाइप है। अब इस इंजन के अंदर उतनी हीट एनर्जी ज्यादा आएगी जितना इस पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा। इन द सेम वे हीट रिजेक्शन उतनी ज्यादा होगी जितनी आउटगोइंग पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा। यही चीज हम कह रहे हैं कि जो हीट एब्जॉर्ब होगी यहां पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शन ऑफ द इनकमिंग पाइपलाइन। हीट एब्जॉर्ब उतनी ज्यादा होगी जितना पाइप का एरिया ज्यादा होगा।
और हीट आपकी इजेक्ट रिजेक्ट उतनी ज्यादा होगी जितना बाहर निकलने वाले पाइप की एरिया ज्यादा होगी। तो आप देखेंगे कि हीट रिजेक्टेड Q2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन ऑफ आउट गोइंग पाइप लाइन। आई होप कि आपको यहाँ तक जो चीजें हैं वो स्मूथली आराम से और आसानी से समझ आ चुकी हैं। अब हम चलते हैं कि भाई हीट को इसने लिया, कुछ इसने वर्क किया और कुछ वर्क करने के बाद उसने हीट को इजेक्ट कर दिया। अब हमें कैसे पता चले कि उसके अंदर हीट एब्जॉर्ब कितनी हुई, उसके अंदर हीट एब्जॉर्ब होने के बाद वर्क कितना हुआ। इसी चीज को मालूम करने के लिए हम मालूम करते हैं नेट हीट एब्जॉर्ब्ड पर साइकिल। हर साइकिल में, क्योंकि इंजन बार बार चल रही है, हीट को लेती जाती है वर्क करती है, हीट को लेती है वर्क करती है, हीट को लेती है वर्क करती है, तो ये साइकिल कंटिन्यूसली चलता है। तभी हम कहते हैं कि नेट हीट हर साइकिल में वो कितनी एब्जॉर्ब कर रहा है। तो अगर आपने नेट हीट मालूम करनी है तो आप ये देखें कि भाई हीट एब्जॉर्ब उसने कितनी की, माइनस करें आप उसमें से जितनी हीट उसमें से लॉस्ट हुई है। यहाँ आप देखें हीट इंजन एब्जॉर्ब कितनी हुई है वो मालूम करने के लिए ये जरूरी है कि आपको ये पता हो कि हीट इंजन उसमें हीट एनर्जी आई कितनी, और उसमें से हीट एनर्जी बाहर जाया कितनी हुई। तो जो आई उसमें से माइनस करें जो जाया हुई, तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी इस्तेमाल हुई। तभी हम कह रहे हैं कि भाई डेल्टा क्यू इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब जो हुई है वो आपकी Q1 है जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, और जो हीट रिजेक्ट हो रही है वो कौन सी है, Q2 है। और यहाँ आप देख सकते हैं साइन भी माइनस की है, तो Q2 यानी जो हीट आपकी एब्जॉर्ब हुई। अब जब आप अगर इस सिस्टम के अंदर Q1 100 थी और उसमें से जो Q2 है वो बाहर 80 जूल चली गई, 100 जूल आपने उसको हीट एनर्जी दी, उसमें से 80 जूल एनर्जी आपकी जाया हो गई, तो बताएं कि उसके अंदर हीट एब्जॉर्ब कितनी हुई। तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे कि भाई 100 माइनस 80 इज इक्वल, आपके पास आंसर मिलेगा 20 जूल। तो मतलब ये हुआ कि सिस्टम ने जो हीट एब्जॉर्ब की वो 20 जूल है। अब सवाल यह है कि सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करके करेगा कहां। सिस्टम जब हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो जाहिर सी बात है जितनी भी हीट को एब्जॉर्ब करेगा उसको इस्तेमाल करते हुए वो वर्क करेगा। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी वो हीट एब्जॉर्ब करेगा उतनी का ही वो वर्क करेगा। तो हीट एब्जॉर्ब अगर इसने 20 जूल की है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसी 20 जूल का उसने आउटपुट वर्क किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि हीट एब्जॉर्ब बाय वर्किंग सब्सटेंस इज यूज्ड टू डू वर्क, दैट्स व्हाई हीट एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू द नेट वर्क। जो नेट हीट एब्जॉर्ब्ड है वो हमारी बराबर हो गई नेटवर्क के, क्योंकि जितनी भी वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा वो सारी की सारी हमारी कन्वर्ट वर्क में हो जाएगी। तभी हमने लिखा वर्क इज इक्वल टू डेल्टा क्यू। अब इसी चीज को आप यहां भी देखें, अगर वर्क और डेल्टा क्यू आपस में बराबर हैं तो जहां पर डेल्टा क्यू लिखा है आप वहां पर क्या लिखेंगे, वर्क लिखेंगे, क्योंकि जब बराबर हैं तो फिर क्या उसमें जो है वो करना हमने। तो तभी हमने लिखा है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू ये Q1 सेम इज इक्वल टू Q2 सेम। अभी सेम चीज, भाई हीट आपने सप्लाई कितनी की थी 100 जूल, माइनस हीट उसमें से इजेक्ट कितनी हुई, जाया कितनी हुई 80 जूल, तो बची कितनी 20 जूल। वो 20 जूल किसके बराबर है, वो 20 जूल वर्क के बराबर है। तो वर्क का आपके पास जो फार्मूला है वो ये भी है कि Q1 माइनस Q2 इन हीट इंजन। यहां तक आपने ये तो समझ लिया कि हीट इंजन ने वर्क कितना किया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि हीट इंजन ने जो वर्क किया है उसकी मदद से हमें कैसे पता चले कि इस हीट इंजन की इफिशिएंसी क्या है। हम जब भी कोई नई गाड़ी लेते हैं तो सबसे पहले चेक करते हैं कि भाई इसकी एवरेज क्या है। ये जो हम एवरेज देखते हैं दरअसल हम उसकी इफिशिएंसी देखते हैं कि ये इनपुट के बदले हमें आउटपुट कितना देगी। तभी हम कह रहे हैं कि भाई अब हम जा रहे हैं इफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन को मालूम करने। अब इफिशिएंसी को आप ऐसे ही समझें जिस तरह आप अपने इंटर के या फर्स्ट ईयर की मार्क्स की परसेंटेज लेते हैं। परसेंटेज आपको यह बताती है कि आपने मार्क्स कितनी उठाई,
और कितनी मार्क्स थी, उस हिसाब से आपको पता चल जाता है कि परसेंटेज कितनी है। इन द सेम वे यहाँ पर जो एफिशिएंसी है वो हमारे पास कुछ ये है कि हम करेंगे आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। जो आपके पास ऑब्टेन्ड मार्क्स होती हैं वो आप लिखते हैं ऊपर, और जो आपके पास टोटल मार्क्स होती हैं, जो बोर्ड की मार्क्स होती हैं, वो आप लिखते हैं नीचे, और उनको फिर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको परसेंटेज मिलती है। इन द सेम वे अगर आपने इंजन की इफिशिएंसी को भी मालूम करना है तो भी आप सेम तरीका अप्लाई करेंगे कि उसने आउटपुट कितना किया, यानी मार्क्स कितनी उठाई, और टोटल उसको हीट कितनी दी गई, यानी टोटल मार्क्स कितनी थी। तभी हम कह रहे हैं कि आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इज इक्वल एफिशिएंसी। मगर यहां पर जो आउटपुट है वो आउटपुट किसकी सूरत में हमें मिल रहा है, वो हमें वर्क की सूरत में मिल रहा है। इसी वजह से हमने जहां पर आउटपुट लिखा हुआ था उसकी जगह पर वर्क लिखा, और जहां पर हमें इनपुट लिखा हुआ है तो इनपुट में हमें हीट सप्लाई की गई है, हीट इंजन को। आउटपुट में वर्क हुआ, इनपुट में हमने क्या दिया था, Q1 हीट दी थी। Q1 हीट दी थी तो आउटपुट में हमें जो है W मिला। तो इनपुट की जगह हमने Q1 लिखा, आउटपुट की जगह हमने W लिखा। तो सेम चीज हम यहां पर लिख रहे हैं कि भाई जहां पर आउटपुट लिखा है वहां पर वर्क, और जहां पर इनपुट लिखा है वहां पर Q1, क्योंकि इनपुट जो है वो उसकी हीट है। अब इफिशिएंसी की जो सिंबल है वो है ईटा। ये जो सिंबल है इसको हम जाहिर करते हैं ईटा के साथ, इस तरह एन, और अगर आप इसको ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगी ईटा। इज इक्वल टू वर्क की जगह आप लिखेंगे W, इनपुट की जगह आप लिखेंगे Q1। तो आपके पास जो एफिशिएंसी का फार्मूला आ चुका है वो ये वाला है। यहां तक भी ये फार्मूला सही है। अगर आप इसको मजीद आगे सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप यहां पर यह समझें कि जो वर्क है हमारा वो किसके बराबर है, Q1 माइनस Q2 के, जो कि हमने यहां पर भी समझा ये कैसे आया। तो Q1 माइनस Q2 यहां पर आपने लिखा, तो W की जगह आप यहां पर लिखेंगे अभी Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय ये जो सेम Q1 है वो। अब ये आपके पास यहां तक भी आ चुका। अब ये भी फार्मूला सही है, इसकी हम एलसीएम को ब्रेक करेंगे। यहां पर एलसीएम बनी हुई है, जब एलसीएम को हम ब्रेक करेंगे तो ये Q1 इसके नीचे भी आ जाएगा, ये Q1 इस Q2 के भी नीचे आ जाएगा। तो Q1 डिवाइडेड बाय Q1 और Q2 डिवाइडेड बाय Q1 यहां पर। तो एलसीएम को हमने ब्रेक किया तो हमें कुछ इस तरह की चीज मिली। अब ये Q1 है, यहां पर भी Q1 है, तो Q1 और Q1 एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल आउट। तो बकाया हमारे पास जो बचा वो बचा है हमारे पास 1 माइनस यहाँ पर बचा Q2 डिवाइडेड बाय Q1। तो ये जो है एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन होती है। अब इसी एफिशिएंसी को अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहें तो आपने क्या करना होगा, इस चीज को या इस पूरे फार्मूले को 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है बस। तो आपने लिखा ये सेम फार्मूला 1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1, इस सारी ब्रैकेट के साथ सारे को हल करके फिर आप इसको मल्टीप्लाई जब 100 के साथ करेंगे तो आपको एफिशिएंसी का वैल्यू परसेंटेज में मिलेगा। यहां पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर ये जो टर्म है Q2 डिवाइडेड बाय Q1 वाला टर्म ये खत्म हो जाए तो आपके पास एफिशिएंसी का वैल्यू कितना बचेगा, 1। और 1 जब 100 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एफिशिएंसी हो जाएगी 100%। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर Q2 अपान Q1 वाला टर्म जीरो हो जाएगा तो एफिशिएंसी सिस्टम की 100% आएगी। अब इस टर्म को जीरो होने का क्या मतलब है, जीरो होने का मतलब ये है कि जो Q2 का वैल्यू है, Q2 वो एनर्जी है जो एनर्जी जाया हुई। अगर Q2 का वैल्यू जीरो हो जाए, हीट एनर्जी जाया हो ही ना, तो फिर जो ही एफिशिएंसी है आपकी इंजन की वो क्या आ जाएगी, वो 100% होगी। तभी हम लिख रहे हैं व्हेन Q2 इज इक्वल टू जीरो देन एफिशिएंसी इज इक्वल टू 100%। इसी चीज को यहां पर भी आप समझे। हम कह रहे थे कि जो वर्क का आउटपुट है वो 20 जूल है, एफिशिएंसी उसकी 20 जूल है। क्यों 20 जूल है, क्योंकि वो 80 जूल को जाया कर रहा था। अगर ये जाया ना करे और Q2 का जो वैल्यू है वो जीरो हो जाए, यानी 100 जूल आपका इधर कुछ भी ना जाए, 100 जूल का 100 जूल ही इधर वर्क में आपका कन्वर्ट हो जाए, तो फिर हम कहेंगे कि उस टाइम जब Q1 100 हो और W भी 100 हो, सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट हो जाए,
तो आपका जो Q2 का वैल्यू होगा वो 0 होगा। उस टाइम आपकी जो एफिशिएंसी होगी इंजन की वो 100% होगी। और ये प्रोसेस इंतहाई मुश्किल है, इंतहाई डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल है, जैसे हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को पढ़ा। अगर ऐसा हो गया कि सारी की सारी हीट एनर्जी आपकी इंजन के वर्क में कन्वर्ट हो जाती है, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक कैंसिल हो जाएगा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक फॉल्स हो जाएगा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक लॉ नहीं रहेगा। अगर ऐसा हो गया तो फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक ही बचेगा। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक तब तक रहेगा जब तक हीट एनर्जी सारी की सारी कन्वर्ट नहीं हो जाती वर्क में। जब तक हीट एनर्जी जाया होगी तब तक सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक कायमो दायम रहेगा। अब यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा मैं आपको चीज बता दूं कि ये आपके पास जो फार्मूले हैं, इन फार्मूलाज की जगह जहां पर Q2 डिवाइड बाय Q1 है, आप T2 भी दे सकते हैं। इन फार्मूलाज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1। क्योंकि Q2 जहां से आता है वहां टेम्परेचर T2 होता है, Q1 जहां से आता है वहां पर टेम्परेचर T1 होता है। आई होप कि आपको यहाँ तक जो हीट इंजन से रिलेटेड जो भी सारी बेसिक चीजें हैं वो आपने समझ ली। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।